नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 मार्च 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और घृणा अपराधों से निपटने के लिए लिंचिंग विरोधी विधेयक पेश किया है? तो इसमें से आप देख सकते हैं कर्नाटक दिया हुआ है, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान। तो दोस्तों, इसमें याद रखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में 4 राज्यों ने मॉब लिंचिंग से संबंधित लिंचिंग विरोधी विधेयक यानी एंटी लिंचिंग विधेयक जो है वह 4 राज्यों ने अभी तक पारित किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति अभी नहीं दी है। वह 4 राज्य हैं मणिपुर और राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। तो यहां पर उत्तर हो गया डी, यानी 3 और 4। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। पिछले 4 वर्षों में कम से कम 4 राज्यों द्वारा मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें झारखंड का 2021 में अभी दिसंबर में लॉन्च किया गया था, भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक। पश्चिम बंगाल का प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग 2019, द राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019 और द मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल 2018। तो केंद्र सरकार द्वारा इन्हें लागू नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यही कहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के तहत लिंचिंग को अपराध के रूप में अभी परिभाषित नहीं किया गया है। इवन गृह मंत्रालय ने 2019 में ये कहा कि आईपीसी के तहत लिंचिंग के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है। ऐसे में आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत लिंचिंग की घटनाओं से निपटा जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र ने 3 आधारों पर राज्य के इस विधानों की जांच के लिए बताया है, जिसमें पहला है केंद्रीय कानूनों के प्रति प्रतिकूलता, राष्ट्रीय या केंद्रीय नीति से विचलन और कानूनी तथा संवैधानिक वैधता। तो यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए अभी केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2018 में भी कहा है कि इसे एक अलग अपराध बनाने के लिए उसने बोला था। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 1860 में बनाए गए आईपीसी का काया पलट करने का फैसला किया है और समिति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता और मॉब लिंचिंग की भी जांच की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार शब्द आ रहा है मॉब लिंचिंग। तो दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग होता क्या है? तो मॉब लिंचिंग, अगर लिंचिंग की हम बात करते हैं, तो जब एक भीड़ किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में बिना किसी कानूनी ट्रायल के सजा देती है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे लिंच कहते हैं। और इसमें पुलिस कानून व्यवस्था शामिल नहीं होती है और भीड़ एक व्यक्ति को किसी आरोप में बिना पड़ताल के ही मार देती है, तो इसे लिंचिंग कहा जाता है। वहीं अगर इसमें भीड़ का बड़ा हिस्सा होता है तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। लिंचिंग हमेशा पब्लिक प्लेस में ही होती है। तो लिंचिंग शब्द का जिक्र आईपीसी और सीआरपीसी में नहीं किया गया है और न ही संविधान में इस शब्द को लेकर विशेष व्याख्या की गई है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 223 इससे संबंधित है, जिसमें एक अपराध को लेकर एक से ज्यादा व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है। पहले मॉब लिंचिंग की कोई सजा तय नहीं थी और केस के आधार पर निर्धारित की जाती थी, लेकिन इन राज्यों ने, जो 4 राज्यों ने किया है, तो इस पर जो है सदन में विचार चल रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 के विद्रोह की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शहीदों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शब्दकोश यानी डिक्शनरी शुरू किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, इसमें 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक के शहीदों का विवरण है। तो इस जो शब्दकोश है या संग्रह है या डिक्शनरी है, इसमें 1857 से लेकर 1947 के बीच के स्वतंत्रता में जो शहीद लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। चाहे सरदार भगत सिंह की बात की जाए, बटुकेश्वर दत्त की बात की जाए, या जितने आंदोलन हुए
हुए हैं, चाहे वह किसान आंदोलन हुए हों, इन सब को इसमें इन सब का विवरण दिया गया है। यानी 13,000 से अधिक लोगों का इसमें विवरण है और इसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा संकलित किया गया था। तो यह तीनों कथन सत्य, अतः आंसर डी होगा। तो यह भी खबर जो है द हिंदू में आई हुई है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फॉर एबोव टाइटल। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यह सब इनका कद इस संबंध में दिए गए किसी भी पुरस्कार या उपाधि या पद से बहुत ऊपर है। देश हमेशा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का आभारी रहेगा, जिन्होंने भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1857 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के शहीद इसमें शामिल हैं। इन खंड में 13,000 से अधिक यानी 13,500 शहीदों की जानकारी दी गई है। तीसरा प्रश्न है, एनजीओ पर विदेशी फंडिंग प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाए गए हैं? तो यहाँ पर दिया गया है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। तो यानी इसे FCRA यानी इसको क्या कहेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों यह FCRA क्या है? तो यहाँ पर उत्तर तो ए ही होगा। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है वह भी द हिंदू में है। तो गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने 10 फरवरी को एक द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऑक्सफैम इंडिया, तो ऑक्सफैम क्या है, एक एनजीओ है, यूके बेस्ड एनजीओ है, तो विदेशी योगदान नियम अधिनियम पर अंकुश लगाने का उसमें मुद्दा उठाया गया था। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने 6,000 एनजीओ, जिसे एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठन कहते हैं, तो इनकी सूची जारी की गई थी। तो इसमें उसे नवीनीकृत नहीं किया गया था आवेदन को। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इन सब के लाइसेंस को रद्द कर दिया था और इसमें ऑक्सफैम का भी नाम आ रहा है। हालांकि ऑक्सफैम ने कहा है कि वह जनहित के में जो है इसको निर्णय लिया और अभी तक वह नवीनीकृत इसे नहीं किया है। तो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम क्या है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो यह भारत की एक विधि कानून है जिसमें क्या होता है, विदेशी सहायता या अंशदान का भारतीय क्षेत्रों में प्राप्त सहायता को यह नियंत्रित करता है FCRA। तो इस अधिनियम को पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में पुनः संशोधन, फिर 2020 में भी इसे संशोधित कर इसे नवीन उपायों को अपनाया गया था। तो FCRA उन सभी संघों, समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी दान या चंदा प्राप्त करते हैं। अधिनियम ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों को FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत करने हेतु भी अधिदेशित करता है। पंजीकरण प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध होता है और इसके प्रत्येक 5 वर्ष में इसे रिन्यूअल कराना होता है या नवीनीकृत किया जा सकता है। तो पंजीकृत संघ जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान या चंदा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तियों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना भी यह अंशदान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि विदेशों से योगदान की जो स्वीकृति के लिए जो मौद्रिक सीमा है वो 25,000 से कम हो, तब जो है गृह मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर 2010 में पुनः संशोधन किया गया 2020 में। तो इसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ है, पहला पॉइंट याद रखना, विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इस अधिनियम के तहत कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। इनमें शामिल हैं जैसे निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, लोक सेवक, किसी भी विधायिका के सदस्य और अन्य राजनीतिक दलों। तो इस तरह से इसमें संशोधन 2020 में लाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विदेशी अंशदान का हस्तांतरण, यानी किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। यानी इस अधिनियम के तहत व्यक्ति शब्द में एक व्यक्ति, एक संघ अथवा पंजीकृत कंपनी सम्मिलित है। इसी तरह से FCRA खाता, तो अब नियम में कहा गया है कि विदेशी योगदान केवल बैंक द्वारा FCRA खाते के रूप में निर्मित खाते में
एसबीआई नई दिल्ली की ऐसी शाखा में प्राप्त किया जाना चाहिए जैसा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। और लाइसेंस का नवीनीकरण आवश्यक है और पंजीकरण का निलंबन भी, यानी अधिनियम के तहत सरकार 180 दिनों की अवधि हेतु किसी व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित कर सकती है और इसे अतिरिक्त 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 2015 पेरिस शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है दोस्तों। कोप 21 की जो बैठक थी तो उसी में पेरिस में ही फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पहल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। इसकी सदस्यता केवल उन्हीं देशों तक सीमित रही है जो उष्णकटिबंध में आते हैं। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी सदस्यता उन देशों तक है जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच या आंशिक रूप से जो आते हैं, तो उनको जो है उनको भी शामिल किया जा सकता है। ग्लोबल सोलर एटलस लॉन्च करने के लिए गठबंधन ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है, ये भी कथन सत्य है। अतः 1 और 3 सही है, तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, तो भारत ने 2021 में अपनी जो संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को जोड़ा है और पिछले 12 महीनों में 200% की वृद्धि, यानी 28 फरवरी 2022 तक 50 गीगावाट को पार कर गया है। और दोस्तों इसमें जो चिंता का विषय है, जैसे सबसे इसमें 50 गीगावाट में 42 गीगावाट की भारी मात्रा ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टिक पीवी से सिस्टम से आता है। केवल 6.48 गीगावाट रूफटॉप सोलर से आती है और ऑफ ग्रिड सौर पीवी से मात्र 1 पॉइंट। तो इन दोनों में अभी असीम क्षमता है बढ़ाने की और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में कोप 21 के सत्र के दौरान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कल्पना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से, ये ध्यान रखेंगे। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह गठबंधन का उद्देश्य जो है इस गठबंधन का, वह जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म करना है और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है और यूएसए जो है इसमें शामिल होने वाला 101वां सदस्य है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो कि 2019 में आया हुआ है। तो भारत में कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइजोफोस का उपयोग आशंका के साथ देखा जाता है। तो इन रसायनों का उपयोग किया जाता है कहाँ? कृषि में कीटनाशक के रूप में, या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में, या फल पकाने वाले कारक, या सौंदर्य प्रसाधन में मॉइस्चराइजिंग कारक। तो इसमें उत्तर होगा ए होगा। तो दोस्तों देखिए, यह प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो उस समय करंट न्यूज में था। तो मई 2019 में केरल राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि विभाग ने कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विषैले कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। यही कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यह प्रश्न बन गया। तो इस अवधि के दौरान केरल कृषि विश्वविद्यालय को प्रतिबंधित कीटनाशकों के विकल्प प्रदान करने के लिए कहा गया, जिसमें कार्बोफ्यूरान, फोरेट, मिथाइल पैराथियन, मोनोक्रोटोफोस, मिथाइल डायमेथान, प्रोफेनोफोस और ट्राइजोफोस शामिल है। तो केरल विश्वविद्यालय ने कम खतरनाक कीटनाशकों जैसे कि एस्फेट, कार्बेरिल, डाइमिथियोट और फ्लेबोमाइडाइड का सुझाव दिया था। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, भारत की मसौदा चिकित्सा उपकरण नीति। तो देश में निर्मित चिकित्सा उपकरणों के लिए, यानी कह सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के आयात पर, क्योंकि अभी भी 80 से 90% यानी 80% से अधिक चिकित्सा उपकरणों के हम लोग आयात पर निर्भर है हमारा देश। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है, जिसका नाम है चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नीति 2022 का मसौदा।
तो इसमें जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग ने स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने और ड्राइव दक्षता तथा चिकित्सा उपकरणों में गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को अपनाने का प्रस्ताव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में देश में बेचे जाने वाले चिकित्सा उपकरणों का 80% आयात हम लोग करते हैं और विशेष रूप से उच्च श्रेणी के उपकरण। तो इस तरह से अंतरिक्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक आमतौर पर कम लागत वाले और कम तकनीक वाले उत्पादों जैसे उपभोग्य और डिस्पोजेबल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विदेशी कंपनियों को उच्च मूल्य का हिस्सा मिल रहा है। तो नई नीति के साथ ही अगले 10 वर्षों में यही मसौदा तैयार किया जा रहा है कि 80% से जो आयात है उसको घटाकर 30% पर लाना और 2047 तक शीर्ष 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक भारत को बनाना है। तो भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को अब तक औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया गया है। तो इस तरह से इस उद्योग को बढ़ाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो मसौदा नीति के तहत जो फोकस क्षेत्र हैं जैसे टैक्स रिफंड और कर में छूट से कोर प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, निर्यात को और प्रोत्साहित किया जाए, चिकित्सा उपकरणों को लाइसेंस देने के लिए एकल खिड़की निकासी प्रणाली बनाना, यानी काफी सरल सुविधा होगी, तब लोगों का इस उद्योग में रुझान बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के साथ स्थानीय उद्योग के जुड़ाव के लिए एक तंत्र स्थापित करना और उसकी हिस्सेदारी बढ़ाना। तो इन सब क्षेत्रों पर इस मसौदे को 25 मार्च तक का डेट दिया गया है, लोग अपना इसमें राय बता सकते हैं। तो इस नीति का यही मेन कारण है कि आयात की जो निर्भरता है उससे अपने आप को कम करना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।